हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। एक कमाल की वेब सीरीज है पंचायत। उसमें एक सीन है जिसमें विधायक जी अपने समर्थकों को ट्रैक्टर पर चढ़ा रहे होते हैं। कहते हैं अरे चलिए चलिए। चढ़ने के बाद एक किरदार कहता है आप भी तो आइए। विधायक जी कहते हैं हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। बिहार की राजनीति में उतरी नई नवेली पार्टी जनसुराज में फिलहाल माहौल ऐसा ही है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर उम्मीदवार सवार कर दिए गए हैं। जो ट्रॉली पर चढ़ा रहे हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर, विधायक जी वाली भूमिका में हैं। अब पार्टी के समर्थक कह रहे हैं अरे आप भी तो आइए। अब विधायक जी माने पीके कह रहे हैं हम आ भी सकते हैं, आप लोग चलिए। कहाँ जाएंगे पीके? फिलहाल ये सवाल सबसे चर्चित सवालों में शुमार है। पूछा तो ये भी जा रहा कि पीके जाएंगे भी या नहीं। जनसुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन पीके का नाम नहीं है लिस्ट में। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का भी नाम नहीं है। लेकिन 11 अक्टूबर को माहौल भरपूर था क्योंकि प्रशांत किशोर पहुंचे थे राघोपुर। लोगों से मिले, भाषण दिया, कह गए थे कि राघोपुर के लोगों से चर्चा के बाद पार्टी तय करेगी कि उन्हें वहां से चुनाव लड़ना है या नहीं। पहले से तय था कि जनसुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट 13 अक्टूबर को जारी होगी। ऐसे में राघोपुर दौरे के बाद नजरें इस बात पर थी कि प्रशांत किशोर और राघोपुर का नाम लिस्ट में होगा या नहीं। तो अब पता चल गया है लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि कहीं पीके राघोपुर की चर्चा छेड़कर महज हाइप क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सवाल यह भी है कि क्या पीके अपने पहले ही चुनाव में इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि पार्टी की हार पर बहुत सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर खुद भी नहीं जीत पाए तो उनकी पिछले 11-12 सालों में बनी बनाई छवि चकनाचूर हो जाएगी। नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी को जितवा देने का रंग जो अपने ललाट पर लगाए घूमते हैं वो पूरा का पूरा धुल जाएगा। प्रणाम, इलेक्शन वॉच का एपिसोड लिए हाजिर हूं। मेरा नाम आकाश है। डिकोड करेंगे प्रशांत किशोर की रणनीति। राघोपुर को लेकर पीके का क्या प्लान है? क्या पीके के डर से तेजस्वी यादव अपने लिए कोई दूसरी सीट तलाशने में लगे हुए हैं? 13 अक्टूबर दिन सोमवार जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इससे पहले वो 51 सीटों पर टिकट बांट चुके हैं, जिसकी लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी। आज की लिस्ट में क्या खास है? जवाब है कुछ नहीं। एनालिसिस के नाम पर बताया जा सकता है कि उन्होंने अनुसूचित जाति SC कैटेगरी से आने वाले 19 नेताओं को, अति पिछड़ा वर्ग EBC के 14 और मुस्लिम समुदाय से आने वाले 11 नेताओं को टिकट दिया है। लेकिन ये इस लिस्ट में खास तो नहीं है, क्योंकि खबरें इस बात पर बन रही थीं कि क्या पीके का नाम इस लिस्ट में होगा, वो भी राघोपुर से। टिकट घोषणा से पहले वो खुद राघोपुर भी गए थे। ऐसे में कयासों का घनत्व और भी बढ़ गया था। इलेक्शन कैंपेन की नई शुरुआत हो रही है। कैंपेन की शुरुआत तो सारे टिकटों के अनाउंसमेंट के बाद होगी। आज मैं राघोपुर जा रहा हूं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जहां से यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वहाँ क्षेत्र में जनसुराज के साथियों से मिलने के लिए कि बताओ राघोपुर की जनता को अगर आज़ादी, गरीबी, बदहाली से आज़ादी दिलानी है तो कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, कौन सा आदमी है जो खड़ा होकर तेजस्वी को चुनौती देगा, तेजस्वी और उनके द्वारा नहीं किए गए कामों के खिलाफ खड़ा होगा। उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ से जो फीडबैक लेकर आऊँगा कल पार्टी के नेतृत्व के सामने रखूंगा। अब बिल्कुल जो आज फीडबैक लेकर आएंगे उसके आधार पर कल निर्णय ले लिया जाएगा। पीके ने कहा था कि इस सीट पर पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे कि वहां किसे चुनाव लड़ाना चाहिए, तेजस्वी के सामने कौन माकूल प्रत्याशी होगा। लेकिन साथ में वो एक और बात कह गए, सुन लीजिए। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं। अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है। घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी का वही हाल होगा जो राहुल गांधी का हुआ। कह रहे हैं कि मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा सुनकर ही तेजस्वी यादव अपने लिए दूसरी सीट तलाशने में लगे हैं। अब यहां से कुछ सवालों को डील करते हैं। पहला सवाल, क्या पीके राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? एबीपी न्यूज से जुड़े पत्रकार मनोज मुकुल इस सवाल के जवाब में कहते हैं, प्रशांत किशोर राघोपुर जाकर दबाव बना रहे हैं, एक मैसेजिंग देने का काम कर रहे हैं अपने वोटर्स को। मैसेज कि उनके टारगेट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों हैं। अगर वो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा हाइप इस सीट पर होगी। लेकिन अगर पीके चुनाव हार जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि कोई नेता हारने के लिए चुनाव लड़ेगा। हालांकि तेजस्वी के लिए भी इस बार पिच कमजोर है। राघोपुर को लेकर एक और रणनीति समझ आती है। बहुत गुंजाइश है कि इस सीट पर सबसे अंत में जनसुराज प्रत्याशी उतारे, ताकि इसी बहाने चर्चा जिंदा रहे, चर्चा खत्म ना हो सकता है कि पीके को राघोपुर से चुनाव ना लड़ना हो, लेकिन संभावनाओं का सिरा खुला छोड़कर वो एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर तेजस्वी पर क्रिएट करने की रणनीति हो। और जैसे ही तेजस्वी यादव किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान करें, पॉलिटिकल माइलेज ले ली जाए। ऐसी स्थिति में ये नैरेटिव बन सके कि तेजस्वी हार के डर से दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या तेजस्वी को पीके का डर सता रहा है? मनोज मुकुल कहते हैं, भले चर्चा अब हो रही है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये चर्चा 6 महीने पहले उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उन्होंने फुलपरास जाकर मीटिंग की थी। बड़े नेता का 2 जगह से चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह कमजोर हैं तो दूसरी जगह से लड़ने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि विरोधियों को घेरने की रणनीति होती है। इसमें 2 एंगल है। विरोधियों के नजरिए से मैसेज ये जाएगा कि तेजस्वी यादव डर गए, हारने के डर से दूसरी सीट पर चले गए। आरजेडी के नजरिए से मैसेज है कि तेजस्वी विरोधियों के गढ़ में घुसकर उनको घेर रहे हैं। देखिए कि मिथिलांचल में 2020 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू को अप्रत्याशित समर्थन मिला था, तो एनडीए का गढ़ है मिथिलांचल, तो वहां जाकर चुनाव लड़ने से एक मैसेज जाएगा। यहां जरा फुलपरास का गणित समझ लेते हैं। फुलपरास मधुबनी जिले में पड़ता है। याद कीजिए 1977 का साल, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो विधायक नहीं थे। नियम के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी बनना था। तब फुलपरास से विधायक थे देवेंद्र प्रसाद यादव। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, कर्पूरी ठाकुर ने चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। तो फुलपरास का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, लेकिन 2010 के बाद से लगातार इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दबदबा रहा। 2020 में इस सीट से पार्टी की शीला कुमारी ने चुनाव जीता था। तब यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के पास थी। ऐसे में तेजस्वी को यहां चुनाव लड़ने के लिए सीट आरजेडी के पास रखनी होगी, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन टास्क ये है कि इस क्षेत्र में एनडीए को हराएंगे कैसे। वो क्यों, समझते हैं 2020 के चुनाव परिणामों से। दरभंगा की 10 में से 9 सीटें, मधुबनी की 10 में से 8 सीटें, सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीटें, सुपौल की सभी 5 सीटें, समस्तीपुर की 10 में से 5 सीटें और सहरसा की 4 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। 2020 का चुनाव परिणाम है ये, यानी 47 में से 36 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। मिथिला गढ़ माना जाता है एनडीए के लिए, तो गढ़ में घुसने से मैसेज तो डिलीवर कर सकते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जीत उतना आसान होगा नहीं। लौट कर चलते हैं राघोपुर, और राघोपुर का भी राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। 1995 में हुए बिहार चुनाव से पहले ये एक आम सीट ही था, लेकिन उस साल इसकी कहानी बदल गई, क्योंकि 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 1995 से लेकर 2020 में हुए चुनाव तक आ जाइए, एक मौका छोड़कर हर बार ये सीट लालू परिवार के ही किसी सदस्य के पास रही। पहले लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, 2015 से तेजस्वी यादव। 2010 इकलौता मौका था जब जेडीयू के सतीश कुमार यादव ने राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया था। जाहिर है 2020 में एनडीए की एक अलग ही बयार थी। नीतीश कुमार के काम और नाम पर चुनाव हुआ था, विरोधी घास पताई की तरह उड़ गए थे। लेकिन 2015 में पहली बार तेजस्वी यहां से चुनाव लड़े, फिर ये सीट लालू परिवार के पास ही आ गई। तो एक राजनीतिक विरासत भी है राघोपुर में, जिसे प्रशांत किशोर चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये दावा बहुत पुख्ता नहीं दिखता, क्योंकि पीके अमूमन अपने कॉन्फिडेंस के चरम पर ही होते हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी लगता है। वो दावा करते हैं डंके की चोट पर बोलने का, ज्यादातर यही होगा वाली भाषा में बात करते हैं। अंतिम सत्य कह देने वाले मूड में रहने वाले व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, ऐसा उनके इंटरव्यूज और भाषण सुनकर लगता है। लेकिन राघोपुर से लड़ने के सवाल पर हो भी सकता है वाला रूप वो धर लेते हैं, बिल्कुल असल दुनिया की तरह, जहां अंतिम सत्य टाइप कुछ होता नहीं है। एक बात और है, पीके ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर राघोपुर से लड़े और हार गए तो ये उनके पॉलिटिकल करियर का ढलान साबित हो जाएगा। उनकी ओर से दी गई कोई भी लॉजिक इस हार पर पर्दा नहीं डाल पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना ऑरा ही बना लिया है ऐसा कि मैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाता हूं। फिर सवाल होगा कि खुद विधायक क्यों नहीं बन पाए। यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि जब वो फलाने को सीएम और पीएम बना दिया टाइप बात कहते हैं, तो खुद उसी कॉन्फिडेंस से राघोपुर को लेकर ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वाला गेम क्यों खेल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे उन्हें ये पता है
कि इस बार जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, वैसे ही वो ये भी जानते हों कि राघोपुर में चुनाव लड़ने का नतीजा क्या होगा। लेकिन सवाल है कि राघोपुर का हाइप भी कब तक बने रह सकता है। करप्शन और इससे जुड़े जो तमाम आरोप लगाकर उन्होंने सुर्खियां बनाई थीं, वो हाइप तो गायब ही हो गया। अशोक चौधरी से लेकर सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों की चर्चा लगभग खत्म हो चली है, लेकिन एक चर्चा उन्हीं आरोपों से जन्मी है जो धीरे धीरे अभी बनी हुई है, जाति को लेकर। सोशल मीडिया पर उनके ब्राह्मण होने को लेकर चर्चाएं हैं, उनके समर्थक ब्राह्मण सीएम बनने की बात कहने लगे हैं। हालांकि पीके खुद को जाति की राजनीति करने वाला नहीं मानते, कहते हैं कि जाति ना उनकी ताकत है और ना ही कमजोरी। लेकिन ऐसा लगता है कि खुद मंचों से ये बात कहते हुए भी वो चाहते हैं कि जाति वाली ये बात ग्राउंड पर हो, ताकि ब्राह्मण समुदाय के वोटर्स का एकजुट समर्थन उन्हें मिल सके। ये सवाल तब भी उठे जब वो लगातार अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी पर हमलावर थे, और अब भी ये सवाल हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि पीके जिस अग्रेशन से कुर्मी कुशवाहा समुदाय के नेताओं पर अटैक कर रहे, वो अग्रेशन मंगल पांडे पर क्यों नहीं दिखा रहे। जबकि करप्शन के आरोपों का सिलसिला जब शुरू हुआ था, तब शुरुआती नामों में मंगल पांडे ही थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बयानों से मंगल पांडे का नाम गायब होता चला गया। फोकस अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर टिक गया। मनोज मुकुल बताते हैं, प्रशांत किशोर के साथ माइनस पॉइंट ये जा रहा है कि उनके समर्थक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। उनके ब्राह्मण समर्थक अति उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि 1990 के बाद पहला ब्राह्मण सीएम बनने जा रहा बिहार में। यही कंफ्यूजन राजपूत भूमिहारों को आनंद मोहन को लेकर हुआ था, लेकिन एक या दो जाति से बिहार नहीं जीत सकते। दूसरी बात यह है कि चुनाव का अब तक जो माहौल है, उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि करप्शन के मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है। करप्शन का मुद्दा बिहार में चुनाव पलटने की ताकत रखता तो महागठबंधन की सरकार शायद नहीं बनी होती 2015 में, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आ गए थे। तो वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा और चुनाव किसकी ओर झुकेगा, इन सवालों के जवाब में महारानी वेब सीरीज का एक सीन याद आता है, जिसमें एक मिश्रा जी कावेरी के किरदार से कहते हैं, जब आपको लगेगा कि आपने बिहार को समझ लिया है, बिहार एक नया ही रंग दिखा देगा। लेकिन प्रशांत किशोर को महारानी के बजाय पंचायत के उसी सीन में कही गई बात को जहन में रखनी चाहिए, जिससे इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी। ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार एक समर्थक विधायक जी से कहता है, आप आएंगे तो हौसला बढ़ेगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या पीके राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है। हम बढ़ते हैं आगे और बिहार से आए कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। पहला अपडेट लालू प्रसाद यादव परिवार पर लगे कथित घोटाले के आरोप को लेकर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और कई अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं। स्पेशल जज PC एक्ट विशाल गोगने ने आदेश पारित किया। अदालत ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अपराधों का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी स्थित IRCTC के 2 होटलों को सुजाता होटल्स नामक एक कंपनी को एक हेरा फेरी वाली निविदा प्रक्रिया के जरिए लीज पर दे दिया गया था। बदले में करोड़ों रुपए की जमीन कथित तौर पर लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को उसके बाजार मूल्य के एक हिस्से पर ट्रांसफर कर दी गई। लालू परिवार ने मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इस मामले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। दूसरा अपडेट एनडीए गठबंधन से है। 12 नवंबर को एनडीए ने सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर दिया। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें, एलजेपी आर को 29 सीटें, आरएलएम और एचएएम को 6 सीटें मिली हैं। खबरें थीं कि 13 अक्टूबर को एनडीए के सभी दल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में। शाम 4 बजे पीसी होनी थी, लेकिन पीसी टल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कब होगा ये पता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि नाराजगी अभी भी है, इसीलिए ये पीसी टाल दी गई। जीतन राम मांझी का बयान है सीट बंटवारे पर कि उनकी ताकत कम आंकी गई, जिसका नुकसान एनडीए को होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी शेर लिखा है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। शेयर वाले पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए। तीसरा अपडेट महागठबंधन को लेकर है। हालांकि ये कोई अपडेट नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से कुछ नंबर चल रहे हैं। हकीकत यह है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस की सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये इंतजार अभी और खिंचने वाला है कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ये है आज की कहानी। अपनी राय कमेंट वाले डिब्बे में डालते जाइएगा और हाँ, बताइएगा कि बिहार चुनाव में आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है। हमारी टीम ग्राउंड पर उतरने वाली है, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। यह एपिसोड आप निवेदिता और अभिषेक की नज़र से देख रहे थे। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए।